नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। चारधाम यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि चारधाम यात्रा के लिए सभी धर्मों में यात्रियों के रहने और खाने की व्यवस्थाओं के मद्देनजर भी अधिकारियों से पूरी जानकारी ली गई है। साथ ही सभी चारधाम क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि अभी तक 13 लाख से ज्यादा लोगों का पंजीकरण हो चुका है। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का रुझान बताता है कि इस बार यात्रा में जबरदस्त भीड़ होने की उम्मीद है। नहीं, अभी तक क्योंकि ये था कि शुरुआती दिनों में जरूर इस प्रकार की बात हुई, लेकिन बाद में हमने इसको जो है थोड़ा लिबरल कर दिया है और सभी के लिए जो भी यात्रा में आएंगे सभी को दर्शन करवाएंगे, ऐसा हम लोगों ने तैयार किया। चारधाम यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार भारी संख्या में श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं और इससे साफ तौर पर पता चलता है कि चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने वाली है। वहीं सचिवालय में सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। बैठक में कुल 21 बिंदुओं पर मुहर लगी। आपको बता दें कि मुख्य सचिव एसएस संधू ने मीडिया को ब्रीफ करते हुए जानकारी दी और उन्होंने यह भी बताया कि नीलकंठ महादेव मंदिर तक रोपवे बनेगा, जिसको लेकर कैबिनेट ने रोपवे की डीपीआर को मंजूरी दे दी है। साथ ही वित्त विभाग ने अपने ढांचे में परिवर्तन किया है, जिससे ऋण लेना आसान हो जाएगा और ये स्वरोजगार के लिए मददगार साबित होगा। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि नैनी सैनी एयरपोर्ट को लेकर कैबिनेट ने बड़ा निर्णय लिया है। आपको ये बता दें कि एयरपोर्ट ऑफ इंडिया अथॉरिटी नैनी सैनी एयरपोर्ट का विस्तार करेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जब तक वायुसेना इस एयरपोर्ट को अपने कब्जे में नहीं लेती है, तब तक इस एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका संचालन करेगी। वहीं सैनिक कल्याण विभाग के तहत उपनल कर्मचारियों को हर महीने प्रोत्साहन भत्ता मिलेगा। अभी तक 3 महीने में प्रोत्साहन भत्ता मिलता था। अगला मद भी एक महत्वपूर्ण मद है, जो प्राइमरी शिक्षा विभाग का है। इसमें प्राइमरी शिक्षा की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए ये एक अच्छी पहल की है। विभाग ने कुछ स्कूल ऐसे चयन किए हैं जिनमें अभी भी छात्रों की संख्या ज्यादा है और आसपास के स्कूलों से वो अच्छे हैं पहले ही थोड़े, उनको और अच्छा करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि 5 किलोमीटर की अवधि से ज्यादा बच्चे इन स्कूलों में आए। तो इनको सेंटर ऑफ एक्सलेंस या उत्कृष्ट विद्यालय का दर्जा दिया गया है। फर्स्ट फेज में 603 राजकीय प्राथमिक विद्यालय और 76 उच्च प्राथमिक विद्यालय चुने गए हैं। इनमें जो भी सुविधा की जरूरत है इनको सैचुरेट किया जाएगा। अगर 10 कमरे चाहिए, 12 चाहिए, जितने भी चाहिए उतने कमरे दिए जाएंगे। उसमें जितने कंप्यूटर चाहिए, लैब चाहिए, इन स्कूलों में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। आज इसमें आशा ये की जा रही है क्योंकि 5 किलोमीटर का रेडियस रखा गया है कि 5 किलोमीटर में, क्योंकि सभी स्कूलों को इस लेवल पर लाना उतने वित्तीय संसाधन प्रदेश के पास नहीं है। तो ये है कि 5 या 7 विद्यालयों में से एक जो जहां सेंट्रल है, जहां चारों तरफ से बच्चे आ सकते हैं, मां बाप को बच्चों को भेजने में भी ज्यादा कठिनाई नहीं होगी, ऐसी जगह चयन की है। और उन बच्चों को, उन स्कूलों को सेंटर ऑफ एक्सलेंस बना लें तो एक विद्यालय शिक्षा की क्वालिटी में बहुत बड़ा सुधार आएगा। वहीं जोशीमठ को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि राजनीति दृष्टि से जिनको जोशीमठ आपदाग्रस्त दिखाई दे रहा था, कांग्रेस ने राष्ट्रीय नेता जोशीमठ आने वाले थे। 27 अप्रैल को बद्रीनाथ के कपाट खुल रहे हैं और बद्रीनाथ जाने वाला रास्ता जोशीमठ होकर ही जाता है। वहीं इस पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने पलटवार करते हुए कहा कि हमारे कई नेता जोशीमठ के दौरे पर गए
चाहे हरीश रावत हो, चाहे प्रीतम सिंह हो, जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं। भाई सब तो गए, करण मेहरा गया, हरीश रावत गए, प्रीतम सिंह जी गए, धस्माना जी गई, हमारी महिला विंग गई। भाई मैं उन्हीं को जवाब दे रहा हूं। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रेस करी, मेरे नेता राहुल गांधी ने जूलॉजिस्टों को बुलाया और उनसे राय मशवरा किया, उन्होंने चिंता व्यक्त की, उन्होंने देवेंद्र यादव को भेजा कि आप जाके स्थलीय निरीक्षण करें। देवेंद्र यादव आपको याद होगा जोशीमठ भी गए और वो कर्णप्रयाग भी गए जहां बहुगुणा नगर टूट रहा है। बीजेपी के नेता बताए ना क्या किया इनकी सरकार ने। आज नहीं तो 100 दिन से लोग धूप बारिश पानी में बाहर बैठे हुए हैं, क्यों बैठे, ये तो जवाब उनको देना चाहिए। तो भी राजनीतिक दृष्टि से जिन लोगों को जोशीमठ हमेशा आपदाग्रस्त दिखाई दे रहा था, उनको आज भी दिखाई दे रहा होगा। जिनके राष्ट्रीय नेता वहां आना चाहते थे, अब वो एमपी भी नहीं रहे, फिर भी मैं आमंत्रण करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। वहां बद्रीनाथ कपाट खुलने वाला 27 तारीख को, और रास्ता जोशीमठ होकर ही जाता है। आकर देखें और फिर अपने स्थानीय नेताओं को भी कम से कम ये जरूर बताएं कि झूठ बोलने की भी एक सीमा होती है। वहीं देहरादून में देर शाम हुई धामी कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक में प्रदेश के राष्ट्रीय और राजमार्गों दोनों किनारे और पर्वतीय क्षेत्रों में 100 मीटर की हवाई दूरी तक सभी आवासीय व्यवसायिक भवनों निर्माण के लिए मानचित्र की स्वीकृति अनिवार्य कर दी गई है। इसके साथ ही पर्वतीय जिलों में अब तक निष्क्रिय चल रहे जिला विकास प्राधिकरणों के क्रियाशील होने का रास्ता भी साफ हो गया है। ये जो डेवलपमेंट अथॉरिटी सभी जिलों में बनी थी, आप अवगत हैं, उसमें सारा क्षेत्र ही, ग्रामीण क्षेत्र भी काफी आगे थे कि नक्शा पास करना है। फिर उसमें ग्रामीण से एरियाओं से कुछ जो एरिया थे वहां कुछ विरोध हुआ कि ग्रामीण क्षेत्रों में नक्शे पहले पास नहीं होते थे, फीस भी काफी लगी। फिर इसको 2021 में वापस ले लिया गया था, लेकिन सभी क्षेत्रों में वापस ले लिया। उसमें अभी जो फीडबैक आ रहा था जिलों से भी कि सड़क, जो मेन सड़कें हैं जहां काफी ट्रैफिक है, इंक्लूडिंग नेशनल हाईवे, जहां स्टेट हाईवे, जहां और सड़कें जहां काफी टूरिस्ट आता है, वहां दुकानें बन रही हैं बिल्कुल सड़क के ऊपर। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, रुकते हैं कुछ पलों के लिए। Hey mom! Hey, look! I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। देवभूमि उत्तराखंड प्यारी, स्वर्ग सरीखी लगती न्यारी, पावन 4 धाम की धरती, सारी सृष्टि नमन है करती। देवभूमि की पावन धरती पर एक बार फिर से अवसर आया है 4 धाम की यात्रा की पुण्य प्राप्ति का। 22 अप्रैल अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर यमुनोत्री और गंगोत्री के द्वार श्रद्धालुओं के लिए खोले जा रहे हैं। इसके बाद श्रद्धालु 25 अप्रैल से बाबा केदारनाथ और 27 अप्रैल से पावन बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर सकेंगे। 4 धाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन एंड टूरिस्ट केयर .uk.gov.in, व्हाट्सएप नंबर 8394833833 और मोबाइल ऐप टूरिस्ट केयर उत्तराखंड के माध्यम से यात्रा का पंजीकरण करवा सकते हैं। होटल बुकिंग करवा चुके ऐसे यात्री जिनका वेब पोर्टल या मोबाइल ऐप के माध्यम से पंजीकरण नहीं हुआ, उत्तराखंड राज्य के ऐसे यात्री या होटल स्वामी टोल फ्री नंबर 1364 और अन्य राज्यों के यात्री 0135 1364 या 0135 3520 पर कॉल करके अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। इन पंजीकरण की सुविधाओं के लिए 15 लाइन वाला कॉल सेंटर संचालित किया जा रहा है।
पंजीकरण के बाद यात्रियों को दर्शन टोकन उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे यात्री निर्धारित समय पर सुगमता से धामों के दर्शन कर सके। पावन चार धाम की यात्रा में केदारनाथ धाम के लिए हेलीकॉप्टर की विशेष सेवा भी शामिल है। इसके लिए इच्छुक यात्री IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट www.heliyatra.irctc.co.in पर जाकर अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। दिव्य और सुगम चार धाम यात्रा के लिए तत्पर उत्तराखंड सरकार। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हल्द्वानी पहुंची खेल मंत्री रेखा आर्य ने अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स स्टेडियम का निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री द्वारा हल्द्वानी में खेल यूनिवर्सिटी बनाए जाने को लेकर मुख्यमंत्री ने स्टेडियम के पास इस 37 एकड़ भूमि का भी निरीक्षण करते हुए बताया कि आने वाले समय में उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेल होंगे। उस लिहाज से स्टेडियम की तैयारी को देखा गया है। साथ ही ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खेल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आएगा। लिहाजा सभी 37 एकड़ अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता खेल यूनिवर्सिटी के लिए होगी, इसलिए उनके द्वारा ये स्थलीय निरीक्षण किया गया है। देखिए, आज इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निरीक्षण किया गया है और इस निरीक्षण का पर्पस ये था कि चूंकि भविष्य में इस बात से प्रस्तावित है कि हम लोग यहाँ पर खेल यूनिवर्सिटी को हम लोग खोलने जा रहे हैं। उस खेल यूनिवर्सिटी का महत्वपूर्ण हिस्सा जो है ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम भी रहेगा, जिसके आगे की भूमि इस दिशा में प्रस्तावित है कि लगभग 37 एकड़ भूमि हमें यूनिवर्सिटी के लिए आवश्यक रहेगी। तो आज उसी को मैं देखने आई थी कि आखिरकार भूमि जो है क्या वन आच्छादित है या कम आच्छादित है या क्या स्थिति में है और कितने इसमें जो है हमारे को मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए क्या क्या चीजें इसमें करनी होंगी। तो आज निरीक्षण किया गया और निश्चित रूप से आगे विभाग इस दिशा में गंभीर प्रयास करेगा कि शेष भूमि जो 37 एकड़ की है वह खेल विभाग के नाम आ सके। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर पौड़ी सारी आंगनवाड़ी और स्कूल को लेकर प्रशासन का बड़ा फैसला। 21 अप्रैल तक बंद रहेंगे बाघ प्रभावित क्षेत्र के स्कूल। जिलाधिकारी आशीष चौहान ने जारी किया आदेश। बाघ प्रभावित गांवों में चल रहा नाइट कर्फ्यू। जिलाधिकारी आशीष आंगनवाड़ी और स्कूल को लेकर प्रशासन का बड़ा फैसला। पौड़ी से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जिलाधिकारी आशीष चौहान ने जारी किया आदेश। बाघ प्रभावित गांवों में चल रहा है नाइट कर्फ्यू। जिलाधिकारी आशीष चौहान ने जारी किया आदेश। आंगनवाड़ी और स्कूल को लेकर प्रशासन का बड़ा फैसला। 21 अप्रैल तक बंद रहेंगे स्कूल। आपको बता दें कि बाघ ने 2 लोगों पर हमला कर दिया था इलाके में, जिसको लेकर जिला प्रशासन सतर्क हो गया है, एक्टिव हो गया है और ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और 21 अप्रैल तक स्कूल बंद रहेंगे बाघ प्रभावित इलाके में। वहीं जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने बद्रीनाथ धाम पहुंचकर चार धाम यात्रा के लिए व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने बद्रीनाथ मास्टर प्लान के अंतर्गत संचालित पुनर्निर्माण कार्यों का भी स्थलीय निरीक्षण किया। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि बद्रीनाथ में मास्टर प्लान के तहत संचालित कार्यों का निरीक्षण करते हुए जिलाधिकारी ने निर्माणदायी संस्थाओं को निर्देशित किया कि पर्याप्त संख्या में मशीनें और अन्य रिसोर्स लगाते हुए निर्माण कार्यों को तेजी से पूरा करें। साथ ही चार धाम यात्रा के दृष्टिगत जो आवश्यक काम है उनको प्राथमिकता से पूरा किया जाए। आगामी बद्रीनाथ यात्रा जो 27 अप्रैल से कपाट खुलने हैं, तो उसके लिए आज हमारी जो बद्रीनाथ मास्टर प्लान के निर्माण कार्य जो कर रहे हैं और साथ में तहसील प्रशासन की टीम के साथ निरीक्षण किया गया और मास्टर प्लान के कार्य को देखते हुए जो रास्तों में बदलाव हुआ है तो उसका भी निरीक्षण किया गया। जो वहाँ पर रास्ते का निर्माण किया जाना है, साथ में रेलिंग्स, शौचालय, पानी की व्यवस्था
और साइनेजेस वो सब लगाने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तराखंड में आगामी 22 अप्रैल से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा को लेकर इन दिनों स्वास्थ्य विभाग में लगातार बैठकों का दौर जारी है, लेकिन महकमे को कोविड का भी डर सता रहा है, जिसे लेकर स्वास्थ्य विभाग ने कोविड-19 टेस्टिंग को बढ़ा दिया है। वहीं उत्तराखंड की स्वास्थ्य महानिदेशक विनीता शाह ने कहा कि चारधाम यात्रा को लेकर स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां पूरी हो गई हैं और इस बार चारधाम यात्रा में 70 MBBS डॉक्टरों की तैनाती की गई है, जो कि चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य परीक्षण के दौरान तैनात रहेंगे। हमारे ओर से चारधाम की तैयारी की जा रही है। हमारे MBBS और स्पेशलिस्ट की ड्यूटी हमारे द्वारा लगा दी गई है और उन सभी का हम बेसिक प्रशिक्षण कर रहे हैं। MBBS का हमारे चंदन नगर ट्रेनिंग सेंटर में प्रशिक्षण चल रहा है और जो हमारे स्पेशलिस्ट हैं उनका प्रशिक्षण हम मेडिट्रेना में करके और तदनुसार हम उनको चारधाम की ड्यूटी पे भेजेंगे। वहीं केदारनाथ हेली सेवा के लिए 18 अप्रैल से दूसरे चरण की टिकट बुकिंग शुरू हो गई है। IRCTC की वेबसाइट पर केदारनाथ धाम में हेलीकॉप्टर से यात्रा करने वाले श्रद्धालु टिकट बुक करा सकते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि यात्रा के दौरान शासन प्रशासन को लगातार हेली सेवाओं को लेकर टिकटों को ब्लैक में बेचने की शिकायत मिलती थी। टिकटों की बुकिंग में पारदर्शिता और कालाबाजारी रोकने के लिए पहली बार ऑनलाइन टिकट बुकिंग का जिम्मा IRCTC को दिया गया है। रेलवे की तर्ज पर अब IRCTC से केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए हेली सेवा का टिकटों की बुकिंग की जा रही है। बैठक हुई बहुत विस्तृत। इसमें IRCTC जो रेलवे की टिकट बुक करता है उस कंपनी को जो हवाई टिकट करने का इस बार कॉन्ट्रैक्ट दिया है विभाग ने, और उसमें क्योंकि उनका अनुभव है इतने सालों का और उसमें शिकायतें काफी कम हो गई हैं। और ये जो नकली टिकट वाले थे, जो कल DGP साहब भी थे उसमें और साइबर क्राइम वाले भी थे, ये अपनी एक वेबसाइट फर्जी वेबसाइट लॉन्च कर देते हैं। तो हमारा जो साइबर क्राइम वाला सेल है पुलिस का, वो कॉन्स्टेंटली देख रहा है, कोशिश कर रहा है वो खुद ही गूगल में जाके कि मैं टिकट बुक कराना चाह रहा हूं, अगर कोई फर्जी साइट वहां दिखती है तो उसके विरुद्ध FIR करके उनके विरुद्ध कार्रवाई करने की कार्रवाई लगातार चलती रहेगी, ताकि किसी को गुमराह करके ये लोग चीटिंग न कर सके। पिछले साल आया था, इस साल तो कोई आया नहीं। इस साल आपको साइबर क्राइम वाले ज्यादा डिटेल बता सकते। वहीं रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक हुई। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सभागार में यह बैठक संपन्न हुई, जिसमें उन्होंने सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सभी पात्रों को मिले और साथ ही बैठक के दौरान उन्होंने ये निर्देश देते हुए कहा कि सड़क एवं विभिन्न निर्माण योजनाएं समयबद्धता और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरी की जाए, ताकि निर्धारित लक्ष्यों को पूरा होने से जनता को समय से लाभ मिल सके। बैठक में काशीपुर से विधायक त्रिलोक सिंह चीमा ने ओवरब्रिज निर्माण कार्य में देरी पर नाराजगी जाहिर करते हुए निर्माण कार्य में देरी के कारण होने वाली कई समस्याओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी, जिस पर अजय भट्ट ने अधिशासी अभियंता NH से नाराजगी जाहिर करते हुए स्थानीय विधायक, उप जिलाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक के साथ संयुक्त निरीक्षण करने और निर्माण कार्य का जायजा लेने के आदेश दिए। वाले दिनों के लिए हमने क्या प्रपोजल तैयार किए, तो बहुत संतोषजनक बैठक रही है। मैं समझता हूं कि सारे विभागों ने ठीक तरीके से वृत्त दिया है। कुछ जगहों पर जैसे काशीपुर में हमारे फ्लाईओवर की बात है, लंबे समय से रुका पड़ा है और बहुत बार उसमें ठेकेदार बदलने पड़ रहे हैं, कई बार उसका प्रपोजल बदलना पड़ा है। तो उनके बारे में जैसे हमने तत्काल कहा कि आज ही के दिन वहां पर जाके एक्शन और पुलिस के अधिकारी, SDM पौड़ी जनपद की चौबट्टाखाल विधानसभा के एकेश्वर ब्लॉक के अंतर्गत केसरपुर के पास वन क्षेत्र में शरारती तत्वों ने वन संपदा पर
आग लगाने की घटना को अंजाम दिया। जंगल की आग आवासीय बस्ती की ओर पहुंची, जिस पर ग्रामीणों ने आग को एक गौशाला के पास पहुंचने की संभावना को देखते हुए बुझाने का प्रयास किया। वहीं ग्रामीणों की सूचना पर उप जिलाधिकारी संदीप कुमार भी घटनास्थल पर पहुंचे। वहीं अग्निशमन सेवा केंद्र पौड़ी को भी सूचित किया गया। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि आग का विकराल रूप आवासीय बस्ती को हानि पहुंचा सकता था। बताया जाता है कि ग्रामीणों ने लगभग 1.5 घंटे तक आग को बुझाने की कोशिश की, जिसके बाद पौड़ी दमकल कर्मचारियों की टीम ने कड़ी मशक्कत कर आग पर पूरी तरीके से काबू पाया। जानकारी स्थानीय पुलिस और वन विभाग को दे दी गई, लेकिन आगे की कार्रवाई की जा रही है। 3 घंटे हो चुके हैं कम से कम आग बुझाते बुझाते, और यहाँ पे मतलब प्रशासन कुछ नहीं है, कोई यहाँ पे मौजूद नहीं है। हम लोगों ने पानी ला के आग बुझाई है और 2-3 घंटे से हम मेहनत कर रहे हैं, पानी ला रहे हैं, पानी से आग बुझा रहे हैं सर। ये पटवारी चौकी है यहाँ पे, और यहाँ पे अभी कोई है नहीं। यहाँ पे पटवारी चौकी है पर पटवारी जी अभी मौजूद है। हाँ जी, हमने अभी बाल बचाया इनको, गायों को खोल के हमने दूर किया, और घास के यहाँ पे घास के उसमें पानी डाला कि घास भी बच गया है, लकड़ी बच गई है, परंतु बहुत मेहनत करनी पड़ी हम लोगों को यहाँ पे पानी डालने। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद करना चाहूँगा मीडिया का कि आप यहाँ पे पहुँचे, और इसी के साथ यहाँ पे फायर ब्रिगेड की टीम पौड़ी से यहाँ पे पहुँची, साथ ही एसडीएम सतपुली श्री संदीप कुमार जी यहाँ पे पहुँचे। हम सभी लोगों के प्रयास से यहाँ पर इस आग पे काबू पाया गया। अभी भी कुछ जगह में थोड़ी बहुत आग बची हुई है, लेकिन मोस्टली 90% हमने आग पे काबू पा दिया। और मैं शासन और प्रशासन के आला अधिकारियों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि इसके लिए जन जागरूकता अभियान बड़े जोर शोर से चलाया जाए, ग्राम पंचायत स्तर पे चलाया जाए, और सरकार के जितने भी नुमाइंदे ग्राम पंचायत स्तर पे है उनको इस काम पे लगाया जाए, जागरूकता काम पे लगाया जाए, क्योंकि पर्यावरण अगर संतुलित रहेगा तभी जाके हमारा जीवन रहेगा। लगभग 3:30 बजे एक हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि केसरपुर गांव में वनाग्नि की घटना घटित हुई है। हमने तुरंत अपनी IRS टीम को एक्टिवेट किया तथा जो दमकल की गाड़ी है, अग्निशमन की गाड़ी है और फॉरेस्ट टीम और रेवेन्यू टीम यहाँ पर आए, और इसके साथ में जो गांव वाले हैं उन्होंने भी काफ़ी मदद की। लगभग अभी तक हम इस जो आग की घटना हुई है इस पर हम कंट्रोल कर चुके हैं। अभी इसमें मैं कम से कम 1-1.5 घंटा से आग बुझा रहा हूँ, परेशान हो गए, दिखाई नहीं दे रहा था, इतना आग चल रहा कि इधर गाय है, गाय मवेशी है, लक्कर है, सारे सामान है, परेशान हो गए, तो पर भी नहीं संभल रहा है, अभी तक नहीं संभल रहा है आग। प्रशासन के कोई अधिकारी लोग आए यहाँ पे? कोई नहीं, फोन भी किया देवो भाई जी, अब चलो पौड़ी से मतलब टैंकर आने दो पानी के लिए। मेरा झुग्गी भी जलने वाला था, हम तो घबरा गए, खाना भी खा रहे थे, खाना छोड़ के दौड़ के आए। पानी तो हम बहुत ला के थक गए, मेरे बच्चे भी, मैं भी और लोग भी, सब पानी ला के मेरी गाय बच्ची मर जाती। तो दीदी क्या कहाँ आए प्रशासन? कोई नहीं आए यहाँ। तो क्या कहना चाहेंगे प्रशासन को? आग बुझाने वाले कहाँ आए? टेंशन, मेरे बच्चे, मैं मर रही हूँ, मेरी गाय बच्ची इधर बच जाती। तो बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।